नमस्कार, वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। कैसे हैं सब। आज हमारा टेस्ट डिस्कशन रहेगा 16 माइनर टेस्ट और इसमें रहेंगे टू मार्कर क्वेश्चन रहेंगे और 77 में से आज का रहेगा 16 नंबर माइनर टेस्ट। जैसा कि आप सबको पता है माइनर टेस्ट हमारे 77 और मेजर टेस्ट 23 की टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, ठीक है। शाम को 8 बजे, 8:30 बजे, ठीक है, आपको टेस्ट जो है दे सकते हैं आप, ठीक है। ये टेस्ट कहाँ पे मिलेगा? डॉक्टर अमित एकेडमी RAS, यहाँ पे आपको मिलेगा। आप ये टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट है। फिलहाल क्या इसमें टॉपिक रहेगा? सोशियो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स, ठीक है। क्योंकि वैसे हमारे 18 टेस्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा हम पीछे हैं, तो अभी आज इसको कंप्लीट कर रहे हैं 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आज का रहेगा हमारा टेस्ट नंबर 16, ठीक है। भारत की विकास चुनौतियों में गरीबी और बेरोजगारी किस प्रकार परस्पर संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि गरीबी और बेरोजगारी किस प्रकार रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंटरकनेक्ट है? तो बेरोजगारी से आय के अवसर कम हो जाते हैं, जिससे गरीबी बढ़ती है, सीधी बात है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी? गरीबी है, ठीक है। तो इसलिए बेरोजगारी से आय के अवसर कम हो जाते हैं, गरीबी बढ़ती है, और गरीबी के कारण जो है हमें एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट तक पहुंच सीमित हो जाती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गरीबी और बेरोजगारी का जो है लिंक्ड इसी प्रकार, ठीक है। गरीबी कैसे बढ़ती है? तो बेरोजगारी के आय के अवसर कम हो जाते हैं, ठीक है। और गरीबी के कारण क्या होता है? क्वालिटी जो एजुकेशन है वो नहीं मिल पाती हमें। उदाहरण देखो, बिहार और झारखंड राज्यों में नौकरी की कमी के कारण युवाओं का पलायन जो है अधिक होता है, ठीक है। और ग्रामीण बेरोजगारों से कम वेतन वाली नौकरियों की तलाश में पलायन के कारण शहरी झुग्गी झोपड़ियां बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक जो है यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलता है। सरकारी प्रयास बता दो, काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब ऐसे क्वेश्चन आए ना सोशियोलॉजी के, तो आप कारण तो पता ही बताओ। इसके अलावा आप चुनौतियां भी बता दो 2-4, और इसके अलावा जो है आप 1-2 सरकारी प्रयास स्कीम भी बता दो, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। सरकारी प्रयास में महानरेगा लिखना ही लिखना है, स्किल इंडिया लिखना ही लिखना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिखना ही लिखना है। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है कि भाई इस दूध चक्र को तोड़ो, ठीक है, जिससे लेबर ओरिएंटेड क्षेत्र में निवेश करो जहाँ पर लेबर की ज़रूरत है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दो, एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। और शिक्षा तक पहुँच में सुधार हो, हर कोई एजुकेशन एक्सेस कर सके। भारत में कानूनी सशक्तिकरण के बावजूद लैंगिक असमानता क्यों जारी है? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज भी जो है जेंडर डिस्पेरिटी देखने को मिलती है। इतने लॉ, इतने बहुत सारे कानून बने हैं एम्पावरमेंट के बावजूद भी, तो ऐसा क्या रीजन है, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहले तो आप सबको पता ही है, पैट्रियार्टिकल, ठीक है, पितर संतात्मक सोच। लैंगिक रूढ़िवादिता जो है, रूढ़िवादिता महिलाओं की गतिशीलता, मोबिलिटी और अवसर को सीमित करती है कि भाई लड़की बाहर जाके क्या करेगी, तो मोबिलिटी नहीं हो पाती, गतिशीलता नहीं हो पाती, और अवसर जो है वो सीमित हो जाते हैं क्योंकि घर के आसपास तो मिलेंगे नहीं। सिक्योरिटी का अभाव है, अवैतनिक देखभाल का बोझ है, और सामाजिक मानदंड शिक्षा और नौकरियों को प्रतिबंधित करता है। तो एक तो जो है पैट्रियार्टिकल, ठीक है, पितृ संतात्मक, कोई नहीं। दूसरा, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तीसरी, मोबिलिटी नहीं है। चौथी, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और अवैतनिक देखभाल का बोझ यानी ऑनरेरी, और सोशल स्टैंडर्ड इतने हाई है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन है। तो ये जो है क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपको,
ये डेटा क्या है, आज आप देखोगे स्थानीय लेवल पर भी आरक्षण मिल रहा है, फिर भी 15% सांसद जो है महिलाएं हैं। नतीजे क्या है, श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी है। विथ एग्जाम्पल बताओ, डेटा, इकोनॉमिक सर्वे, वेतन में अंतर मिलता है, नेतृत्व, ठीक है। ये आगे बढ़ने का क्या रास्ता हो सकता है, वे फॉरवर्ड, भाई लैंगिक बजट को बढ़ावा दो, कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार करो, जैसे बहुत सारे एक्ट आए हमने डिस्कस किया। दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करो। सही बात है, और क्या, बिल्कुल सही है। थर्ड, आरक्षण नीति जाति आधारित बहिष्कार को कैसे संबोधित करने का प्रयास करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरक्षण की जो नीति है वो कास्ट बेस्ड बहिष्कार को कैसे संबोधित करने का प्रयास करती है। ठीक है, हमने बात करी थी ना कि भाई अगर कास्ट और क्लास की, तब हमने कास्ट के लिए जो है सरकार रिजर्वेशन भी लेके आई है ताकि वो लोग जो है वहाँ नौकरियां कर सके। तो आरक्षण का उद्देश्य क्या है, ये है कि जो उत्पीड़ित है, जो पीछे रह गए समुदाय, उनका जो है रिप्रेजेंटेशन और उनकी सामाजिक गतिशीलता प्रदान करना। सकारात्मक पॉजिटिव क्या है, सिविल सेवा में और उच्च शिक्षा में SC ST के उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होती है। चुनौतियां ये है कि हैबिटेट नहीं है, मैरिज है, और वर्क प्लेस में भेदभाव आज भी होता है। आप देख लो, घरों में, विवाह में, कार्यस्थल में आज भी भेदभाव होता है। तो ये बहिष्कारी तो है। संतुलित दृष्टिकोण क्या है, ज्ञान प्रभाव के लिए क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए, और निजी क्षेत्र के समावेशन, ठीक है, प्राइवेट समावेशन के साथ आरक्षण को पूरक बनाएं। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल अधिकार कानूनों के बावजूद बाल श्रम क्यों जारी, इतने कानून आ गए, फिर ऐसा क्या है। ठीक है, तो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, पूछा जा सकता है कि क्या रीजन है। तो पहला तो है गरीबी, कितना ही आ जाए गरीबी आदमी को कहीं से कहीं धकेल सकती है, तो मजबूरी में करनी पड़ेगी। स्कूली शिक्षा नहीं है तो उनको अवेयरनेस नहीं है। कृषि और घरेलू काम जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में मांग नहीं है। एग्रीकल्चर में प्रचंड बेरोजगारी है। कुछ क्षेत्र में कानून और सांस्कृतिक स्वीकृति का कमजोर प्रवर्तन है, वीक एनफोर्समेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में आप देख लो, फटाखा उद्योग जो है उसमें बाल श्रमिक है, पटाखा। कानूनी सुरक्षा उपाय क्या है, आर्टिकल 21 ये हुआ, RT अधिनियम जो है 2009 वाला हुआ, बाल श्रम निषेध अधिनियम मौजूद है, लेकिन इनका सख्त क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। समाधान क्या है, अगर हम बात करें समाधान की, ठीक है, तो बचाए गए सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा, सामुदायिक निगरानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दहेज प्रथा भारतीय समाज में जो है घरेलू हिंसा को किस प्रकार बढ़ावा देती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब वो सोशल इश्यू से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो दहेज और दुर्व्यवहार, अगर दहेज नहीं दिया तो आपके साथ दुर्व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार नहीं होगा। दहेज क्या है, इसका मतलब वित्तीय अपेक्षाएं और दबाव पैदा करता है, सोशल प्रेशर कि भाई इतना पैसा देना पड़ेगा, जिसके कारण अक्सर विवाह के बाद जो है शारीरिक या भावनात्मक हिंसा होती है, या तो इमोशनल टॉर्चर करेंगे या फिजिकल टॉर्चर करेंगे। ठीक है, डेटा क्या है, से अधिक दहेज हत्याएं दर्ज की जाती है, बहुत सारी जो है NCRB की डेटा है, आप लिख सकते हो वहाँ पर, इतने ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती रिपोर्ट में। ठीक है, सोशियोलॉजी क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। कानूनी प्रावधान क्या है, दहेज निषेध अधिनियम भी बना हुआ है। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 वाला भी है। हालांकि सामाजिक कलंक जो सोशल स्टिग्मा के कारण जो है इसका उपयोग कम होता है कि लोग क्या सोचेंगे। आगे बढ़ने का रास्ता ये, कानूनी जागरूकता बढ़ाओ, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दो महिलाओं की। ठीक है, लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस जो है उसमें तेजी लेके आओ। अगला है, कानून के बावजूद भारत में मैन्युअल स्क्वेंजिंग अभी भी क्यों मौजूद है। मतलब आज ये बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, 2 मार्कर क्वेश्चन जो है यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, निरंतरता के क्या कारण है, क्यों हो रहा है, गहरी जड़ें जमाए हुए जातिगत पदानुक्रम, सोशल हायरार्की, भाई ये काम ये करेगा, ये काम इसका है, ये काम इसका है। ठीक है, इसी वजह से। दूसरा, मशीन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खराब पुनर्वास है, रीएबिलिट इतना अच्छा नहीं है। तो कई नगर पालिकाएं पुरानी बुनियादी ढांचे के कारण अभी भी मैन्युअल सफाई पर निर्भर है, हाथ से निकालना पड़ता है। मैन्युअल स्क्वेंजर के रूप में रोजगार का प्रतिशत अधिनियम 2013 आया था,
और इस प्रथा को अपराध घोषित किया था। हालांकि जो है इनका एनफोर्समेंट बहुत वीक है और इनसेंसिटिव बना हुआ है। उदाहरण दिल्ली और मुंबई जैसे शहरी क्षेत्रों में सीवेज लगातार जो है यहाँ से लोग मरते रहते हैं, ठीक है, बदबू के कारण। मशीन आधारित सफाई अपनानी, आजीविका प्रशिक्षण ट्रेनिंग दो पहले, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त जो है दंडात्मक कार्रवाई लागू करो। अगला है, भारत में संवैधानिक गारंटी के बावजूद शिक्षा असमानता का कारण है। आज मतलब अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रमुख कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो पहली बात तो डिवाइड है। किसका डिवाइड है? रूरल और अर्बन डिवाइड है। खराब सार्वजनिक स्कूली शिक्षा है, शिक्षकों की कमी है, ठीक है, और लैंगिक असमानता। गवर्नमेंट का मतलब ढीलापन, ठीक है, हल्के में लेना। इस तरीके से जो है टीचर है अच्छे पर पढ़ाते नहीं है, या स्टूडेंट जो है सीधा कोचिंग और इन पे डिपेंडेंट है ज़्यादातर। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में कोई जाना भी नहीं चाहता। कोविड के बाद जो है डिजिटल विभाजन ने शिक्षा को और ख़राब कर दिया। उदाहरण आप देखोगे, असर की रिपोर्ट जो है उसमें लगातार ग्रामीण बच्चों में पढ़ने और गणित के स्तर को खराब बताती है। संवैधानिक समर्थन में आर्टिकल 21 से दे रखा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी हाल ही में ये देख लो, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, शिक्षक जो है प्रशिक्षण में निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, पीएमई विद्या जैसी योजनाएं, मतलब आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड सरकार ने नेशनल और स्टेट लेवल पर क्या क्या प्रयास किए हैं, ये आपके पास कम से कम 7-8 स्कीम होनी चाहिए, ठीक है, तब आप और अच्छे से जो है लिख पाओगे। भ्रष्टाचार जनता के विश्वास और शासन की दक्षता को कैसे नष्ट करता है? अगर करप्ट हो रहा है, कोई करप्शन किसी ने किया, तो जनता के ट्रस्ट और शासन की दक्षता को कैसे नष्ट करता है? तो भ्रष्टाचार के क्या क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम जो चलती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत देरी होती है, काम सही से हो नहीं पाता है, होता है तो बहुत लेट होता है, ठीक है, लागत उससे बढ़ती है, और सार्वजनिक संस्थाएं कमजोर होती है। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, उसमें नागरिकों का विश्वास जो है कम होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्वास और शासन की दक्षता। उदाहरण पीडीएस देख लो, गड़बड़ी, मनरेगा जैसे योजनाओं में फर्जी लाभार्थी, कुछ लोग मर जाते हैं फिर भी उनके जो है कार्ड चलते रहते हैं। निवारक उपकरण जो है आरटी अधिनियम लेके आओ, लोकपाल भी लेके आए हैं, डीबीटी जैसे है, ठीक है, बढ़ावा देते हैं। लीडरशिप बहुत अच्छे से जो है उनको बढ़ावा देती है। नागरिक निगरानी जो है सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को संस्थागत बनाने के लिए वास्तविक समय निगरानी उपकरण बनाना। देखो कितने सारे पॉइंट जो है आपको यहाँ मिल रहे हैं। ऐसी जरूरी नहीं कि सोशियोलॉजी या आप एथिक्स का ही लिख रहे हैं या पब्लिक का लिख रहे हैं, आप इन योजनाओं को कहीं भी किसी भी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग युवाओं के बीच एक गंभीर मुद्दा है। क्यों? ठीक है, प्रमुख कारक ये है कि भाई हम बिगड़ते कब है? एक दूसरे को देख के, साथियों का दबाव है, एक टेंशन है, आप जहाँ भी गुड़गांव में जाओगे जॉब लोग करते हैं, प्रेशर है। दूसरा बेरोजगारी, जागरूकता की कमी युवाओं में नशे की लत को बढ़ावा देती है, ठीक है। सीमावर्ती राज्यों में आप देखोगे आसान पहुंच से समस्या और बदतर हो जाती है, इजीली मिल जाता है। उदाहरण किशोरों में जो है हेरोइन और सिंथेटिक नशीली, अभी जो मुस्कान और उनका केस हुआ था वो तो ड्रग्स लेते थे, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से सोसाइटी में जो है खराब है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। और भारत में अगर बात करें नतीजे क्या होते हैं, नतीजे यही होते हैं, अपराध में वृद्धि, जैसे 15 टुकड़े किए उसके, खराब मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता, हेल्थ मेंटली हेल्थ कमजोर होती है, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बढ़ जाती है। समाधान क्या करना चाहिए भाई? पुनर्वास केंद्र स्थापित करो, जीवन कौशल जो है ट्रेनिंग को इंटीग्रेटेड करो, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ। भारत में ऑनलाइन सुरक्षा के लिए साइबर अपराध एक बढ़ता हुआ खतरा क्यों है? अगर ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए साइबर अपराध खतरा है, ऐसा क्यों है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, डीप फेक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, शोषण होता है, पहचान नहीं पाते हैं, चोरी होती है बहुत सारी, ठीक है। उभरते जोखिम क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनेट के बढ़ते उपयोग कारण पहचान की चोरी, आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। यौन शोषण यानी एक्सप्लॉइटेशन होता है। ऑनलाइन स्टॉकिंग होती है, जैसे अपराध बढ़ गए, विशेष रूप से महिलाओं और नाबालिगों को जो है निशाना बनाया जाता है। 2020 में डीप फेक मामला आप देख लो। सोशल मीडिया में धोखाधड़ी, खराब डिजिटल साक्षरता, ये चुनौतियाँ, डिजिटल डिवाइड हमारे बहुत ज़्यादा है। डेटा दो, धीमी पुलिसिया जो है प्रतिक्रिया है, जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, ठीक है। साइबर पुलिस प्रकोष्ठों को मजबूत करना पड़ेगा, आईटी अधिनियम को जो है एक्ट को
और जो है डीप करना पड़ेगा। ठीक है, साइबर सुरक्षा शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब 3-4 क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। सत्य से गांधी का क्या तात्पर्य है? ये हमने बात भी करी थी उससे पहले भी। ठीक है, और ये तथ्यात्मक सत्य से किस प्रकार भिन्न है, ये भी है। तो गांधी जी ने ये इंपॉर्टेंट यही लिखना था, सत्य को ईश्वर के बराबर है। मतलब ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ईश्वर है। ठीक है, इसे सिर्फ तथ्यात्मक सटीकता के बजाय नैतिक अखंडता के रूप में देखा। इसके लिए नैतिक मूल्य के साथ विचार, भाई सत्य का मतलब क्या, विचार, भाषण, कार्य का संरेखण आवश्यकता। सत्य सिर्फ एक तथ्य नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ये हमने शुरू की जो कुछ क्लासें हैं, आप हिंदी वाले जितने भी माइनर टेस्ट है डिस्कशन उनको देखो। गांधी जी को, गीता को बहुत अच्छे से मैंने एक एक क्लास में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, गांधी ने जो है बचपन में अपने माता पिता से झूठ बोलने की बात स्वीकार की। उन्हें एक स्वीकारोक्ति लिखी। सत्य को नैतिक साहस, जवाबदेही के रूप में प्रदर्शित किया। सिविल सेवकों के लिए सत्य जो है जनता का विश्वास, पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार कम, ये सारी इंटीग्रिटी को बढ़ावा देता है, ये आप लिख सकते हैं। गांधी जी ने अहिंसा की व्यवहारिक रूप में व्याख्या कैसे की? गांधी जी ने अहिंसा को जो है सक्रिय प्रेम और करुणा के रूप में देखते थे, जिससे विचार, वाणी और कर्म, हाँ ये भी हमने डिस्कस किया था, मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, अहिंसा शामिल है। इसके लिए विरोधियों के प्रति भी नैतिक साहस और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे चोरी चोरा कांड हुआ, ठीक है, तो उन्होंने वापस ले लिया, ये सत्य ही तो था। राजनीतिक गति पर नैतिक स्थिरता को प्राथमिकता दी। प्रशासकों के लिए भी बहुत जरूरी है, विद एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। माध्यम से संघर्ष का समाधान करना, साइन बाग विरोध प्रदर्शन। ठीक है, गांधीवादी नैतिकता में ब्रह्मचारी की अवधारणा की व्याख्या करनी है। गांधीवादी के अकॉर्डिंग ब्रह्मचर्य क्या है, तो एक एक पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। गांधी ने ब्रह्मचर्य को आत्म संयम के रूप में परिभाषित किया, जो ब्रह्मचर्य से आगे बढ़कर इच्छा, क्रोध, लालच पर नियंत्रण तक फैला हुआ है। इससे क्या होता है, मानसिक स्पष्टता, नैतिक इच्छा शक्ति और सेवा भावना को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने जो है न्यूनतम जीवन व्यतीत किया। उनके जो है 11 थे, 12 व्रत है, वो आपको याद होने चाहिए। अपने नैतिक संकल्प को परखने और उसे मजबूत करने के लिए आहार और जीवन शैली में अनुशासन का पालन किया। सिविल सेवकों के लिए ब्रह्मचर्य भ्रष्टाचार और पक्षपात का विरोध करने में मदद करता है, जिससे निष्पक्ष सार्वजनिक सेवा जो है सुनिश्चित होती है। बिल्कुल सही है। गांधी जी की ट्रस्टीशिप अवधारणा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधी सीधी आती है। ट्रस्टीशिप की गांधीवादी अवधारणा को परिभाषित करें विद एग्जाम्पल। ठीक है, ट्रस्टीशिप मतलब न्यासधारिता बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि धनी लोगों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल सार्वजनिक भलाई के लिए करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि भाई ये जो संपत्ति ईश्वर की है, ठीक है, न कि निजी विलासिता के लिए। इसने स्वैच्छिक सामाजिक जिम्मेदारी, CSR जो आजकल चलता है वो, ठीक है, प्रोत्साहित करके पूंजीवाद और समाजवाद जो है उसकी खाई को पाट दिया। गांधी जी ने JRD टाटा जैसे उद्योगपतियों को नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रेरित किया। आज कंपनी अधिनियम में CSR प्रावधान इस सिद्धांत को दर्शाते हैं। सार्वजनिक अधिकारियों को इसी तरह सत्ता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे कल्याण उन्मुख नीतियों को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें देखनी चाहिए। और गांधी जी के अनुसार सर्वोदय क्या है, सबका उदय हो, सभी का कल्याण। ठीक है, विशेष रूप से अंतिम और सबसे कमजोर, यानी सर्वोदय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ से जो जेम्स मिल है, ठीक है, उनकी एक तरीके से जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वो बोलते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी अंत्योदय।
रस्किन ने प्रेरित होकर गांधी ने जो है न्याय को सार्वभौमिक उत्थान और शोषण मुक्ति से जोड़ा। सोशल जो इक्वलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए दूर दराज के गाँव में पैदल गए, हरिजनों के बीच में रहे। मनरेगा, आयुष्मान भारत जैसी नीतियां आज भी जो है दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करती है। सिविल सेवकों को नीचे से ऊपर तक कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ कार्यक्रम डिजाइन करना चाहिए। तो ये आप बता सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा टेस्ट 17, उनको हम डिस्कस करेंगे, उसमें रहेंगे 5 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके।